लोक प्रशासन की क्लास में मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चेस्टर बर्नार्ड को पढ़ेंगे। चेस्टर बर्नार्ड कौन थे? अगर ये लिखने को आ जाए तो क्या बताओगे कि चेस्टर बर्नार्ड एक व्यवस्थावादी और एक व्यवहारवादी विचारक माने जाते हैं। व्यवस्थावादी कैसे? इसको इस उदाहरण समझिए कि जो हमारा शरीर है वो बहुत सारे ऑर्गन से बना हुआ है और सारे ऑर्गन अलग अलग कार्य कर रहे हैं और जिसके वजह से शरीर चल रहा है। ठीक वैसे ही चेस्टर बर्नार्ड कहेंगे कि एक संस्था होती है और संस्था में कई तरह के कार्य होते हैं और उन कार्यों से एक उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो एक व्यवस्थावादी व्यवहारवादी इसलिए क्योंकि वो मानव मनोविज्ञान पर भी ध्यान देंगे। तो इस तरह से चेस्टर बर्नार्ड एक व्यवस्थावादी और व्यवहारवादी विचारक हैं और इनका जो मेन फोकस है वो संगठन है। अब समझिए संगठन आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और जैविक सीमाएं होती हैं। हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता, हर समय नहीं कर सकता, हर जगह नहीं कर सकता, यानी उसकी सीमाएं हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आ जाएंगे तो संगठन बन जाएगा। तो संगठन की परिभाषा देते हुए चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, संगठन क्या है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप बताओगे कि वह व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समन्वित होकर किसी उद्देश्य के लिए प्रयास करते हैं, संगठन कहलाता है। अब इसमें व्यवस्था होगी, कैसी व्यवस्था होगी? मान लो एक उद्देश्य है, इसमें एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है और ये सभी विभाग मिलकर के एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। अब ये क्यों बनते हैं या इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, यानी संगठन क्यों आवश्यक है? तो मैंने बताया कि मनुष्य की सीमाएं हैं। कैसी सीमाएं हैं? उसकी शारीरिक, मानसिक सीमाएं। इसके कारण हर व्यक्ति हर काम को हर समय हर जगह पे नहीं कर सकता, इसलिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर पूछ दिया जाए कि संगठन क्यों आवश्यक है तो उसका जवाब है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक सीमाओं के कारण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए संगठन की आवश्यकता होती है। अब देखिए निर्माण कैसे होता है। अगर देखें तो संगठन का निर्माण कैसे होता है, तो देखो तीन तरह की चीजें होती हैं जिससे संगठन का निर्माण होता है। चेस्टर बर्नार्ड ने इसको बताया। पहली बात कि संचार करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है। साथ ही सहयोग की चाहत है, यानी सब लोग एक साथ सहयोग करें क्योंकि सबकी अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं हैं, तो सहयोग की चाहत है। साथ ही साझा उद्देश्य है, यानी एक उद्देश्य है। और जब ये तीन चीजें होती हैं तभी संगठन बनता है। यानी संगठन के निर्माण में तीन चीजें आवश्यक हैं, एक साझा उद्देश्य और उस साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए संचार करते हैं और साथ में सहयोग की भावना होती है और इसीलिए संगठन का निर्माण होता है। अब आइए कुछ समझते हैं कि कितने तरह के संगठन बताएंगे। तो चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के प्रकार बताए हैं और आप ध्यान दीजिए पिछले क्लास में हमने जो क्लासिकल थ्योरीज पढ़ी थी उनमें हमने देखा था कि टेलर और फेयोल आए थे जिन्होंने औपचारिक संगठन की बात कही थी। यानी औपचारिक संगठन क्या होता है कि ए है, ए का अधीनस्थ बी है, बी का अधीनस्थ सी है, सी का अधीनस्थ डी है। तो इस तरह का संगठन की बात करेंगे हेनरी फेयोल, यानी औपचारिक संगठन की बात करेंगे। साथ ही हमने एल्टन मेयो को भी पढ़ा है जो कि अनौपचारिक संगठन की बात करते हैं। अनौपचारिक संगठन कैसे बनता है? ऐसे नहीं बनता है दो लोग कंपनी के बाहर मिले या कंपनी के अंदर चाय की दुकान पर मिले और आपस में बातचीत कर रहे हैं, मित्रता बढ़ रही है, ये अनौपचारिक संगठन है। चेस्टर बर्नार्ड दोनों तरह के संगठन की बात करेंगे, किसी एक संगठन की बात नहीं करेंगे, कहेंगे दोनों तरह का संगठन होना चाहिए। तो चेस्टर बर्नार्ड ने औपचारिक कौन से? जो टेलर और फेयोल ने बताया था। साथ ही अनौपचारिक जो कि एल्टन मेयो ने बताया था। दोनों तरह के संगठन की व्याख्या करते हैं। यानी चेस्टर बर्नार्ड टेलर और फेयोल की तरह औपचारिक संगठन को भी उठा रहे हैं और एल्टन मेयो की तरह से अनौपचारिक संगठन को भी उठा रहे हैं। यानी कि एक तरह का मध्यम मार्ग निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों चीजें आवश्यक हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि भाई औपचारिक संगठन भी चाहिए और साथ में अनौपचारिक संगठन भी चाहिए। आपको पता ही है कि औपचारिक संगठन में क्या क्या होता है। तो इन्होंने भी चार चीजें बताई कि चार चीजों से औपचारिक संगठन बनता है।
कार्य का विभाजन होता है, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करेगा, इसका विभाजन होता है। कार्यात्मक प्रक्रिया होगी, कार्यात्मक प्रक्रिया होगी, एक प्रक्रिया होगी। संरचना होगी, संरचना समझ रहे हैं कि ए का अधीनस्थ है बी, बी का अधीनस्थ है सी, एक संरचना बना दिया गया। साथ ही नियंत्रण की अवधि होगी, नियंत्रण किया जाएगा। इसके साथ ही न सिर्फ औपचारिक संगठन बल्कि अनौपचारिक संगठन की बात करेंगे। तो यहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक संगठन कैसा होता है? ये भावनात्मक होता है। जैसे दो लोग कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं, काम करते करते उब गए, कहे चलो चाय पी के आते हैं, और चाय पीने गए और आपस में एक भावनात्मक लगाव हो गया, एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे से साझा व्यवहार कर रहे हैं। ये जो है वो अनौपचारिक संगठन है। ऐसे संगठन भावनात्मक रूप से निर्मित होते हैं और ये कहीं भी निर्मित हो जाते हैं, यानी इसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए। औपचारिक संगठन के लिए एक जगह चाहिए, लेकिन अनौपचारिक संगठन के लिए कोई भी जगह आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से चेस्टर बर्नार्ड दो तरह के संगठन की बात करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तीसरी बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि चेस्टर बर्नार्ड का योगदान संतुष्टि सिद्धांत क्या है। योगदान संतुष्टि, इसमें क्या है भाई कि जो श्रमिक है, जो कर्मचारी है, वो संगठन के लिए कार्य करता है, यानी संगठन को योगदान देता है, बदले में संगठन संतुष्टि देता है। यानी कि मान लो एक कर्मचारी है या श्रमिक है और ये संगठन है, तो कर्मचारी ने दिया योगदान कि भाई ये काम ऐसे कैसे करना है, काम कर रहा है ना बेचारा, काम कर रहा है तो योगदान दे रहा है, और बदले में संगठन कर्मचारी को क्या देगा? संतुष्टि। तो ये जो लेन देन है, कार्य को करने में योगदान देना और संगठन की तरफ से संतुष्टि देना, यही योगदान संतुष्टि सिद्धांत कहलाता है। तो हो सकता है 3 मार्क्स में पूछ दे योगदान संतुष्टि सिद्धांत क्या है। तो देखो क्या है, 3 नंबर में लिख ले को, इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिक संगठन के कार्यों को करने में योगदान देता है, संगठन के कार्यों को करता है, सबके अपने अपने उद्देश्य और सब मिलकर के कंपनी के साझा उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, और बदले में संगठन श्रमिक को संतुष्टि देता है। अब चेस्टर बर्नार्ड ने भी 2 तरह की संतुष्टि बताई है। इसको हम 2 तरह की संतुष्टि बोल सकते हैं या 2 तरह का प्रलोभन भी बोल सकते हैं। प्रलोभन देकर के ही तो संतुष्टि दी जाती है कि जो आपको जरूरत है उसको पूरा कर दिया जाए, तो जरूरत के पूरा होते ही आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि सामान्य संतुष्टि जो कि सामान्य प्रलोभन है, तो अगर व्यक्ति को हम भागीदारी का सुख देते हैं तो उसको अच्छा लगेगा कि भाई हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी हमारी है, भागीदारी का सुख दे दिया। एक दूसरे से जुड़ने का सुख कि भाई भावनात्मक रूप से आप अनौपचारिक संगठन बना रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। साथ ही संचार करने का सुख है, आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये जो सुख है ये सामान्य संतुष्टि है। अब विशिष्ट संतुष्टि या विशिष्ट प्रलोभन उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि विशेष कार्य करते हैं, यानी जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है, उनको विशिष्ट प्रलोभन दिया जाता है। इसमें भौतिक वस्तुएं, प्रतिष्ठा, सम्मान, परोपकार आदि आते हैं। चेस्टर बर्नार्ड 4 तरह के विशिष्ट संतुष्टि या विशिष्ट प्रलोभन को बताएंगे। भौतिक वस्तुएं दीजिए उनको। भौतिक वस्तुएं का मतलब क्या हुआ कि जैसे पैसा दिया, इंसेंटिव दिया, पैसा दिया, पैसा देने से उनका काम अच्छा होगा, बेहतर करेंगे। देखो टेलर या फ्योल आर्थिक मानव बना देंगे, यानी सिर्फ पैसा दे दो, काम करा लो, यानी वहां मानवीय संबंधों पर ध्यान नहीं है। वेतन में वो सिर्फ मानवीय संबंधों पर ध्यान देंगे। और चेस्टर बर्नार्ड दोनों को लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया भौतिक वस्तुएं भी दो, पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, लेकिन साथ में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान भी दो। उनको ये महसूस हो कि वो इस कंपनी में जो कार्य कर रहे हैं वो उनका है, उनका अपना है। कोई कार्य अच्छा कर रहा है तो उसको प्रतिष्ठा दो, उसको मान सम्मान दो, उसको कार्य करने के लिए अनुकूल जगह दो भैया। ऐसा नहीं कि बंधुए मजदूर की तरह से आप काम करा रहे हैं, उनके लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए। साथ ही कार्य करने का सम्मान का अनुभव हो, उनको लगे कि वर्क इज वर्कशिप, परोपकार की भावना है, ये काम करना परोपकार है, वर्क इज वर्कशिप। और जब ये सब मिलेगा तो विशिष्ट संतुष्टि के तहत वो कार्य में योगदान और ज्यादा देगा, और जब वो कार्य में योगदान देगा यानी संतुष्टि से योगदान बढ़ेगा और योगदान देगा, तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो और ज्यादा हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि चेस्टर बर्नार्ड किस प्रकार योगदान संतुष्टि का सिद्धांत देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
सत्ता या प्राधिकार, जिसको हम अथॉरिटी कहते हैं, इसको लेकर के चेस्टर बर्नार्ड क्या सोचते हैं। अब एक बात समझिएगा कि फ्योल ने क्या कहा, हेनरी फ्योल ने क्या कहा। हेनरी फ्योल ने कहा कि उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को जब सत्ता देता है तो इस अधिकारी के पास आदेश कराने की शक्ति होती है, वो अपने अधीनस्थ से आदेश दे करके कार्य को करा सकता है। चेस्टर बर्नार्ड बिल्कुल अपोजिट जाएंगे, कहेंगे सत्ता या प्राधिकार आदेश देने वाले में नहीं है कि कुर्सी पे बैठ गए और आदेश दे रहे हो, बल्कि यह मानने वाले में निहित है। मान लीजिए हमारे बॉस ने कहा कि ये कर लो और मैं मानू ही नहीं, तो ये सत्ता या प्राधिकार तो बेकार हो गया। यानी सत्ता या प्राधिकार मानने वाले में है और जो आदेश दे रहा है उसके अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी बात को मनवा सके। अब देखिए यहां मानव संबंध है, मानव संबंधों को समझना होगा कि हमसे अधीनस्थ जो अधिकारी है उससे हम अपनी बात मनवा लें, यह एक कला होनी चाहिए। यह इस कला को जब जानेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो यहां पर उन्होंने एक उदासीनता का क्षेत्र बताया है। देखो इसको दो डायग्राम में समझते हैं। अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं तो आदेश न मानने का क्षेत्र हो सकता है बड़ा हो। मान लीजिए मैं कहूं कि संडे को आ जाना भाई साहब, अब संडे को उसके पास बहुत सारे काम है, तो आदेश नहीं माने, उसको मानने न मानने का उसके पास बहुत सारे रीजन है कि फैमिली को टाइम देना है, घूमने जाना है, बच्चों की देखरेख करना है। तो उदासीनता का क्षेत्र, यानी उदासीनता का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां हम बात मनवा सकते हैं, लेकिन आदेश न मानने का क्षेत्र बड़ा है। तो हम थोड़ा थोड़ा प्रलोभन देते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा संतुष्टि देते जाएंगे, तो धीरे धीरे जब संतुष्टि देंगे तो आदेश के न मानने का क्षेत्र छोटा होता जाएगा और उदासीनता का क्षेत्र बड़ा होता जाएगा और वो मेरी आदेश को मान लेगा। मैंने कहा कि संडे को आना, उसने कहा कि संडे को मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूं। मैंने कहा कि इसके बदले में तुम्हें कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, थोड़ा सा और ऊपर उसका, अच्छा पैसे मिलेंगे, कितना मिलेगा? उसने कहा कि यार इतने में तो नहीं आ पाऊंगा, बहुत ही कम है। फिर मैंने कहा कि थोड़ा और इंसेंटिव मिलेगा आपको, और आपको इस ईयर का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय भी बनाया जा सकता है अगर आप इस मेहनत से काम करते हैं। अब उदासीनता का क्षेत्र बढ़ गया, वो बात मानने के लिए तैयार हो गया, आदेश न मानने का जो क्षेत्र है वो कम हो गया। तो इसका मतलब है कि जो प्राधिकार या सत्ता है वो आदेश देने वाले में नहीं, मानने वाले में निहित है, और ये आदेश देने वाला किस प्रकार अपनी बात को मनवा लेता है, ये एक कला है। और इसी की बात चेस्टर बर्नार्ड करेंगे। इस प्रकार लोक प्रशासन के सिद्धांत में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक को समझा जिनका नाम था चेस्टर बर्नार्ड। इसी तरह बाकी विचारकों के साथ हम आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।